नमस्कार, स्वागत है आपका देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एनडीए सरकार के जरिए गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर से सफाई अभियान शुरू किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के नाम से शुरू की जा रही ये स्कीम शहरों के साथ साथ गांवों में भी काम करेगी। 4000 से ज़्यादा शहरों कस्बों को टारगेट किया जा रहा है और 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को इसका फ़ायदा पहुँचने की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। क्या चुनौतियाँ हैं इस अभियान की और क्या बदलाव ला सकता है ये अभियान? सबसे पहले कहा यह जाता है कि जो बदलाव, जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, क्या भारतीयों के अंदर वो आ सकते हैं और इसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू क्या है, ये भी हम बहस में लाने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। वो मजे हुए लोग जिनकी पैनी नज़र रहती है समाज पर, राजनीति पर और आर्थिक दुनिया पर भी। मेरे साथ ओम थानवी हैं, एडिटर हैं जनसत्ता अखबार के। इसके अलावा चंद्रभान हैं, जाने माने दलित नेता हैं और बहुत नज़दीक से जुड़े रहते हैं समुदाय के साथ और बाकी समाज को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार झा हैं जो कि सोशल वर्क डिपार्टमेंट से हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और वो भी एक ऐसे शख्स माने जाते हैं जिनका शायद बहुत कम मुकाबला हो जो कि समाज को इतने बेहतर आकलन कर पाते हों। और साथ ही मेरे साथ राहुल देव भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, दशकों से राजनीति और समाज कवर करते रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ चंद्रभान जी। सफाई की जब बात आती है एक खास समुदाय का जिक्र ज़रूर होता है। इससे पहले कि हम अच्छाइयाँ, बुराइयाँ और इस मिशन की कितनी कामयाबी होगी ये जानने की कोशिश करें, ये बताइए कि दलित समाज में इस वक्त क्या मंथन है इसको लेकर? मंथन तो ये है कि स्वच्छ भारत की आइडिया स्वागत योग्य है, पर स्वच्छ भारत की जो शुरुआत है वो वाल्मीकि बस्ती से ही क्यों नहीं कनॉट प्लेस से? क्योंकि कनॉट प्लेस के कुछ इलाके वाल्मीकि बस्ती से भी गंदे हैं। जो लोग साफ करते हैं उनके यहाँ जा रहे हैं सफाई की शुरुआत करने, जो लोग गंदा करते हैं उनके यहाँ क्यों नहीं चले जाते, वहाँ से सफाई की शुरुआत की जाए। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया है और इस सवाल के साथ मैं राहुल देव के पास जाना चाहती हूँ। राहुल देव, ये बताइए कि ये बहुत अहम सवाल है और थोड़ा सेंसिटिव भी है ये सवाल कि वाकई क्योंकि सिंबलिज्म ज़्यादा है। जब बड़े नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री जब झाड़ू उठाते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि देश को साफ करिए, तो वाल्मीकि सदन में जाकर ही क्यों साफ किया जाए? एक तरह का सिंबलिज्म जो नेता करना चाह रहे हैं और दूसरी तरह का सिंबलिज्म उस सोसाइटी में जाने से हो रहा है। देखिए, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, किसी को भी शुरू में ही नहीं होना चाहिए था कि जब सरकार और कोई एक राजनीतिक पार्टी और राजनेता कोई इस तरह का अभियान शुरू करते हैं और उसका प्रचार करने की कोशिश करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से एक लगभग घोषित सांकेतिकता है, प्रतीकात्मकता है। वो उसको एक प्रतीक बनाना चाहते हैं और इसलिए प्रतीक, चूंकि दिमाग में प्रतीक है, प्रतीकों की राजनीति है, इसलिए अगर किसी के दिमाग में आया कि इसकी शुरुआत वाल्मीकि बस्ती से करनी चाहिए तो ये अस्वाभाविक नहीं है। इस देश में ये आज से नहीं, ये दशकों से होता आया है। तो पहली बात, ये कुछ नया नहीं है। ये ना होता, और जैसा मैं चंद्रभान से सहमत हूँ, अगर ये ना होता तो शायद बेहतर होता, इस प्रतीक का भी ज़्यादा गहरा महत्व होता, लेकिन ये हुआ है तो कोई अनहोनी नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि इसके पीछे राजनीति और राजनीतिक लाभ उठाने की इच्छा भी है, लेकिन ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण, बेहद ज़रूरी और ऐसा काम और अभियान है जो आज से कम 50 साल पहले शुरू होना चाहिए था या 60 साल पहले शुरू होना चाहिए था, और इतने इस दौरान के किसी भी साल में शुरू होना चाहिए था, क्योंकि देश को इसकी ज़रूरत थी और इसकी ज़रूरत है। इन दोनों चीज़ों को सामने हम रखें कि अभियान अपने आप में कैसा है, उसके लक्ष्य कैसे हैं, वो अगर पूरा होगा तो उससे देश को फायदा होगा या नहीं, उससे राजनीतिक लाभ एक पार्टी और सरकार को होगा, इसको ध्यान में रखते हुए भी, और दूसरी ओर केवल उसकी अगर शुद्ध राजनीति हो रही है तो उसकी भी हम आलोचना करें। जी हाँ, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ये बताइए कि खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि दिवाली से पहले शौचालय बनाया जाए। आपको लगता है कि जिस तरह की बहस अब तक पिछले 4 महीने में सरकार के दौरान हुई है, कहीं ना कहीं ये जो पहल है सफाई को लेकर एक ये डिस्कोर्स बदलने की एक कोशिश है, क्या आपको इसमें कामयाबी नजर आ रही है? आरफा जी, अगर इसमें विमर्श बदलने की कोई भी अगर ईमानदार कोशिश होती तो वो हमें दिखती। हम इतने सारे, चाहे चंद्रभान जी हों या राहुल जी, इतने सारे यदि किंतु परंतु नहीं लगाते। इस पूरे आंदोलन, जिसका ये आंदोलन का तेवर देना चाह रहे हैं, इसमें हमारे जैसे लोगों को दिक्कत ये है कि आप सफाई की पॉलिटिकल इकोनॉमी को नहीं देख रहे हैं, सैनिटेशन की पॉलिटिकल इकोनॉमी को नहीं देख रहे हैं। चंद्रभान जी ने एक सवाल उठाया कि वाल्मीकि बस्ती से ही क्यों। मैं उस सवाल को थोड़ा और गहरी पड़ताल तक ले जाना चाहता हूं कि ये सफाई कर्मचारी
और जातिगत संरचना का जो मेल है और जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता है, अगर प्रधानमंत्री जी सचमुच ईमानदार होते तो इस पर पड़ताल की कोशिश करते। और दूसरी चीज आरिफा जी मैं बताऊं कि इस पूरे इनके कार्यकलाप में ये स्वच्छता देश की आवश्यकता है, इससे पहले भी कोशिशें हो रही थी, लेकिन इनके कार्यशैली में जो एक अद्भुत चीज मैं देखता हूं और वो समझता हूं कि बाकी लोग ये किसी भी साधारण सी चीज को या असाधारण सी चीज को स्पेक्टिकल में तब्दील कर देते हैं। और जब कोई चीज आप स्पेक्टिकल में तब्दील कर देते हैं तो उसमें आलोचनात्मक संकाय के लिए कोई जगह नहीं होती है। और मैं समझता हूं कि यही कई सारे प्रश्नों को खड़ा करता है, क्योंकि स्वच्छता का प्रश्न पॉलिटिकल इकोनॉमी से जोड़िए, उसको संरचनात्मक मुद्दों से जोड़िए, तब आप एक ईमानदार पहल के लिए जाने जाएंगे। जी, लेकिन प्रोफेसर झा बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं। 2-3 सवाल जो आपने उठाए हैं उसमें एक तो जातिगत संरचना को लेकर उठाया है, दूसरे आप ये कह रहे हैं कि हर एक काम को एक शो के तौर पर ग्रैंड शो के तौर पर पेश करना, जिससे उसमें नुक्ताचीनी की गुंजाइश नहीं रहती है। वो तो खैर अलग बात है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो जातिगत संरचना है जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं, क्या ये उसको डिमोलिश करने, उसको ढाने की दिशा में एक कदम हो सकता है? कि आपको नियत पे शक है? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि एक तो देखिए इनकी मतलब मैं नहीं इस पड़ताल में जाना चाहता था कि जहां से वो आते हैं उसका जो उसकी विचारधारात्मक धरातल है, जो पृष्ठभूमि है, उसमें इस तरह के प्रयत्नों की कोई गुंजाइश नहीं है। उनको अनमेक करना होगा, खुद को एक डिलीट बटन दबाना होगा और सारा कुछ एक क्लीन स्लेट पे शुरू करना होगा। और दूसरी चीज, जब गांधी स्वच्छता की बात करते थे ना, तो भौतिक पारिस्थितिक स्वच्छता के अलावा मानसिक स्वच्छता की भी बात करते थे। और हम यह भी मानते हैं कि गांधी को जिस विचारधारा ने कत्ल किया, उस विचारधारा को भी खारिज करना उस स्वच्छता की संपूर्ण वैश्विक दर्शन का हिस्सा होना चाहिए। जी हाँ, ओम थानवी जी, इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि नियत पे हम सबसे पहले बात कर रहे थे, फिर हम वापस आएंगे और डिटेल्स पर हम बात करेंगे कि कैसे ये पूरा अभियान काम करेगा और कैसे इसकी कामयाबी या नाकामी तय होगी। फिलहाल कई महत्वपूर्ण सवाल जो डॉक्टर झा ने उठाए हैं। चंद्रभान प्रसाद ये कह रहे हैं कि जो सिंबोलिज्म, जो संकेत देना था, वो दरअसल गलत दिशा में जा रहा है। कम से कम दलित समुदाय तो इसको इस तरह से समझ रहा है, बाकी देश कैसे समझता है ये भी एक महत्वपूर्ण बात है देखने की। लेकिन आपको लगता है कि वाकई जब ये अभियान छेड़ा गया तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि जब देश का बड़ा नेता या सबसे जो हाईएस्ट ऑफिस है उससे जब ये आवाज़ आती है तो लोगों में एक कहीं ना कहीं एक ये भावना तो पैदा होगी कि सफाई भी उनकी प्राथमिकता में होनी चाहिए? देखिए, सफाई के बारे में आप अभियान चलाएं, वो प्राथमिकता में रहे। और हमारे देश में जहाँ गंदगी जो है उसका आलम तो ये होता है कि आप किसी भी जो एक बार वी.एस. नायपॉल ने लिखा था कि इस देश के लोग आखिर करते क्या हैं, तो उसके लिए रेलगाड़ी की पटरी के दोनों तरफ आपको देखने की ज़रूरत है। हालांकि थोड़ी उसमें अतिरंजना थी, लेकिन सच्चाई भी थी। तो सफाई जो है उसका अभियान हो, लेकिन ये बात इतनी आसान मुझको नहीं लगती है। और मुझको ये लगता है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से गांधी जी को कांग्रेस के पाले से निकाल करके और भारतीय जनता पार्टी की ओर ले आने की भी उनकी एक चेष्टा है। और ये दूसरी बात है कि पूरा जिस विचारधारा से वो आते हैं, जैसा झा साहब ने इशारा किया भी, उसका दुराव उनकी विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा वो लंबा सिलसिला है। लेकिन अब गांधी जी भी एक तरीके से बिकने वाला नाम हो गए। गांधी जी के नाम पे आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं, वोट भी मिलता है, आपकी छवि भी जो है वो अहिंसक हो जाती है। चाहे आपका अतीत और तमाम चीज़ों के साथ में हिंसा जो है जुड़ी आती है, लेकिन गांधी जी का नाम जो है वो काफ़ी एक बड़ा पर्दा जो है वो डाल देता है चीज़ों पे। तो मेरे ख्याल में ये गांधी जी को जो है वो अपनी ओर खींच के लाने की चेष्टा, उसका एक छोटा हिस्सा ये है। लेकिन अगर सफाई की सचमुच ईमानदार चेष्टा है तो मेरा मानना है कि जो सफाई कर्मी इस देश के हैं, पहले उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। सबसे ज़्यादा बुरी हालत में तो वो लोग हैं, न उनका रोज़गार स्थायी है। सारी नगर पालिकाओं में सब जगह आप देखिए वो लोग अब भाड़े के रोज़गार में रखे जाते हैं। तो शुरुआत आप वहाँ से कीजिए कि सफाई कर्मी, उसके रोज़गार की क्या स्थिति है। और वो बस्तियां जिनको हम कहते हैं कि गंदी बस्तियां हैं, क्योंकि वो सफाई कर्मियों की बस्तियां हैं, ऐसा नहीं है। अच्छी अच्छी जाति के लोग, उच्च जिसको माना जाता है मध्य वर्ग या उच्च मध्य वर्ग, वहाँ की बस्तियों में भी आपको वही गंदगी मिलती है। लेकिन सरकार की ओर से जो सफाई की व्यवस्था है वो उन बस्तियों में बेहतर है और वहाँ बेहतर नहीं है जहाँ पे आज आप एक दिन के लिए सफाई करने जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि ये बहस अलग नहीं है? एक सफाई का अभियान छेड़ना, लोगों में एक बर्ताव के तौर पर, बिहेवियर के तौर पर सफाई को प्राथमिकता देना, और दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कम अहम है, लेकिन क्या ये अलग बहस मैं मानता हूँ दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं।
क्योंकि आप सिर्फ सफाई की बात करके और सफाई कर्मियों की बात न करेंगे, ऐसा ही है कि आप 100 बड़े शहर बसाने की बात करते रहें और ग्राम स्वराज्य की बात को भूल जाएं। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हैं कि आप कैसा देश बनाना चाहते हैं या कैसा भारत बनाना चाहते हैं। इसलिए सफाई की बात अगर आप करते हैं तो उस सारे समुदाय को भी जो है आपको देखना होगा जो कायदे से एक तरीके से उनसे छिटक के कहीं और जा चुका है। यानी आप ये कह रहे हैं कि उन हाथों को ताकत देनी होगी जो दरअसल सफाई करते हैं। निश्चय। जी हाँ, चंद्रभान जी ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से इसमें रणनीति बनाई गई है कि सफाई किस तरह से होनी चाहिए, हम जानते हैं इससे पहले भी निर्मल भारत अभियान नाम से प्रोग्राम चलता था जो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया। उसकी परसेंटेज भी अगर हम देखें 2011 के सेंसस के मुताबिक तो 32% गाँव में और 40% जो है वो शहरों में कामयाब हुआ है। हालांकि ये परसेंटेज ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी उस हद तक 100% की जो बात की गई थी, जितना पैसा लगाया गया था, वो सब नहीं हुआ। इसको अब नया नाम दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन, जो कि ग्रामीण अलग है और शहरों का अलग है। जिस तरह से ये पूरा रोड मैप बनाया गया है उसमें आप उसका आकलन कैसे करेंगे? क्या उसमें लगता है आपको कि ठीक ठाक है, कामयाब हो जाएगा? देखिए, अभी जो मंत्री लोग कल परसों टेलीविज़न पर वो झाड़ू लगाते दिखाई दे रहे थे, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां ये लंबे लंबे 1000 वर्ष पुराने झाड़ू से आप उस देश को स्वच्छ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की बात क्यों नहीं की जा रही है? क्यों नहीं इसे मॉडर्नाइज किया जा रहा है जहाँ बेयर हैंड का इस्तेमाल खत्म हो जाए और इस घिनौने पेशे से सफाई कर्मचारियों की सदैव के लिए मुक्ति हो जाए और उस मुक्ति को केवल मशीन कर सकती है। तो मशीन तो हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। और गंदगी को दलितों से जोड़ के देखना, दलित बस्ती से आप करने जा रहे हैं सफाई, तो डर्ट और दलित का एसोसिएशन, यह एक मैसेज जा चुका है इस देश में। चलो गंदे लोग यही रहते हैं, पहले यही से सफाई करते हैं। तो मैं समझता हूँ मशीन और टेक्नोलॉजी ही दुनिया में शहरों को स्वच्छ कर पाई है। लेकिन हो सकता है झाड़ू को एक संकेत बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिसपे अरविंद केजरीवाल नाराज भी हो गए हैं। तो ये उनकी बपौती थी, ये कैसे नरेंद्र मोदी लेके आगे ये संकेत ही बड़ा खराब है ना। आप एक ट्रक बड़ा दिखाते जो स्ट्रीट्स को क्लीन करता है, वैक्यूम उनका इतना स्ट्रांग होता है कि आधा किलो तक का भी कोई टुकड़ा उठा सकते हैं। आप उस तरह का सिंबोलिज्म लाइए। ये 1000 साल पुराना सिंबोलिज्म क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसके अलावा जो टॉयलेट्स बनाने की बात है, देवालय से पहले शौचालय बनेगा, मंदिर मत बनाइए लेकिन शौचालय बनाइए, ये कितना महत्वपूर्ण है आपको लगता है? इसमें जो मैसेज है, जो संकेत है, क्या वो पहुंच रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री किसी बात को कहते हैं और तमाम उनके मंत्रालय जो हैं वो भी बिल्कुल सक्रिय हो गए हैं, जो NGOs हैं वो भी इसमें काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी मदद कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं, टाटा से लेके अडानी और तमाम ग्रुप जो हैं, मैं पढ़ रही थी यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं जो इसमें शामिल हैं, ITC है, डाबर है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक है इसमें। तो आपको लगता है कि क्या ये एक देशव्यापी मुहिम के तौर पर आगे बढ़ सकता है? थोड़ी देर के लिए अगर इसका सामाजिक और राजनीतिक पहलू अगर किनारे रखें और सिर्फ इस मिशन पर प्योरली हम बात करें। नहीं, ये सफल हो सकता है और सफल हो, हम इसकी कामना करते हैं। पर आज अब रोड बनाते हैं, बड़ी अच्छी रोड बनाते हैं, तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं। गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए सारे टॉयलेट्स की तुलना आप सुलभ शौचालय से कर लीजिए। सुलभ शौचालय गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सारे शौचालयों से अच्छे होते हैं। पार्लियामेंट का शौचालय और उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर टाटा का जो ताज मानसिंह होटल है, ताज मानसिंह होटल का वॉशरूम पार्लियामेंट के वॉशरूम से कितना 1000 गुना अच्छा है। तो इसमें जब तक प्राइवेट प्लेयर्स को आप नहीं लाएंगे, मशीन को नहीं लाएंगे, तो अच्छे इरादे होते हुए भी मिशन में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। राहुल देव बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं यहाँ पे। चंद्रभान प्रसाद कह रहे हैं कि बहुत पुरानी बात लग रही है कि प्राचीन दौर की जहाँ झाड़ू से सफाइयाँ होती थी और कहीं ना कहीं इसमें एक स्टीरियोटाइपिंग भी है खास समाज को लेकर। क्या वाकई एक मॉडर्न अप्रोच के साथ इसको नहीं करना चाहिए था या सिर्फ सिंबल के लिए झाड़ू ही मिली थी, वो ये कह रहे हैं। दूसरा सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि प्योर शुद्ध तरीके से अगर सिर्फ इस मिशन की बात करें और राजनीति और सामाजिक जो कोण है उसके वो अगर थोड़ी देर के लिए किनारे रखें, उस पर भी हम बात करेंगे, तो आपको किस तरह का ये रोड मैप नजर आता है? देखिए आरफा, मैं तो चकित हूँ अपने मित्रों की बात सुनकर कि जो मूल बात है कि इस देश में सफाई चाहिए कि नहीं चाहिए, गंदगी हमारा कलंक है कि नहीं, उससे हमें कितना नुकसान होता है। हमें 24,000 करोड़ रुपए साल का नुकसान होता है। कम से कम 4.5 लाख बच्चे गंदगी और उससे पैदा होने वाली बीमारियों से मरते हैं और इनको दूर करने के लिए कोई अभियान चलाया जाता है जिसकी पहली शुरुआत जयराम रमेश ने की थी यूपीए में, तब उनका भी मखौल उड़ाया गया था।
तो इन चीज़ों की हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ऐसी बातों को यहाँ पे ला रहे हैं कि साहब गांधी को क्यों लाया जा रहा है, गांधी के प्रतीक को क्यों अपनाया जा रहा है, पुराने प्रतीक को क्यों अपनाया जा रहा है। ये तो बहुत अद्भुत चीज़ है। क्या देश के सारे गांवों में या जो लोग जितने मुक्त शौच में करते हैं, 60 करोड़ लोग इस देश में, दुनिया में सबसे बड़ी संख्या है, मुक्त शौच करते हैं, ओपन डिफिकेशन करते हैं, क्या वो मशीन काम करेगी? क्या वो सारे दलित हैं? क्या ये अभियान केवल दलित बस्तियों में चलाया जा रहा है? जितने प्रतीक के रूप में हमें मंत्री झाड़ू चलाते दिख रहे हैं, क्या वो दलित बस्तियों में ही चला रहे हैं? ये अद्भुत चीज़ें हैं। एक अगर अच्छी शुरुआत होती है, मैं समझता हूं कि अगर जयराम रमेश के समय उस समय इस अभियान को चलाया जाता और उस समय के सर्वोच्च सत्ताधीन लोग इसको वैसे ही प्रमुखता से अपनाते जैसे आज नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं, तो हम सब पूरे उसका सराहना करते कि नहीं करते? क्या ये तय है कि साहब अगर कोई पहले आरएसएस से बीजेपी में रहा हो, उसको गांधी का नाम लेना उसके लिए गुनाह है? ये अद्भुत बातें कर रहे हैं हम। चलिए, सवाल आपने कई उठा दिए। मैं समझता हूं कि दोनों मेहमानों से जवाब ले लेती हूँ। राहुल देव, गलत है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि विचारधारा के रूप में मैं जवाब ले लेती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर बीजेपी और आरएसएस अगर महात्मा गांधी को अपने सर्वोच्च प्रतीक के रूप में अपनाते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा? जी, तो परम शुभ है। जी हाँ। सबसे पहले चंद्रभान आप जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अगर एक बस्ती से शुरुआत की है तो बाकी ये तो राष्ट्रव्यापी जगह है, राष्ट्रव्यापी अभियान है, तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरफ अटक गए हैं। क्या ये सही कह रहे हैं राहुल देव? नहीं, वो हमारी बात को सही ढंग से नहीं ले रहे हैं। हमने इसका सबसे पहले स्वागत किया है। विचार के रूप में ये आइडिया कितना अच्छा है, ये विचार कितना अच्छा है। हम जो समस्याएं बता रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं हमारे मित्र की 60% लोग ओपन में शौच करते हैं, उसका अल्टरनेट उसका क्या है? मॉडर्न सिस्टम जो है टॉयलेट का, वही है ना। अगर हम उसको मॉडर्न सिस्टम टॉयलेट को मशीन से जोड़ के ना देखें तो फिर वो उसका हल क्या है? तो हम तो ये कह रहे हैं ना, मॉडर्न सिस्टम जब तक नहीं लाएंगे, टेक्नोलॉजी को जब तक नहीं लाएंगे, तो आपके विचार कितने भी अच्छे हों, सफल कभी नहीं हो सकते हैं। और कोई माखौल नहीं उड़ा रहा है इस स्वच्छ अभियान का। ये तो अच्छी बात है। हम यही कह रहे हैं कि आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप शहर में टॉयलेट बना के आप फेल हो गए हैं, क्योंकि उस टॉयलेट में बहुत मजबूर लोग ही जाते हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो हम ये लेकिन ये जो खुले में शौच का जिक्र कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के अभियान से जो एक बर्ताव में चेंज आएगा, क्योंकि ये ऐसा भी माना गया है, ऐसा देखा गया है कि जहाँ टॉयलेट्स हैं वहाँ भी लोग खुले में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये उनके बर्ताव में, बिहेवियर में नहीं है। ये टॉयलेट इतने गंदे हैं कि लोग बाहर जाकर शौच करते हैं। तो जब तक, और यह गंदगी हाथ से ठीक नहीं हो सकती है, मैं यही कह रहा हूँ, ये मशीन से ही ठीक हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके इरादे जितने भी अच्छे हों, आप 100 मील चलने के बाद आप सोचेंगे कि हमने कोई यात्रा ही नहीं तय की है। आप उस विचार के साथ बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हाथ से जो सफाई का काम था वो दौर गुजर चुका है, उससे खत्म हो जाना चाहिए और वापस उस प्राचीन तरीके से बात नहीं होनी चाहिए। ओम थानवी, आपको क्या एतराज है अगर आरएसएस के लोग या फिर दूसरे जो नेतागण हैं हमारे, अगर उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और गांधी का मेन स्ट्रीमाइजेशन अगर वो करें, नाम ले, तो आपको क्यों समस्या होती है? मुझे कोई समस्या नहीं है अगर हृदय परिवर्तन हो जाए। ये धोखा नहीं होना चाहिए। आप एक तरफ ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आपने अपनी पूरी पार्टी की कमान सौंप दी है, ऐसे लोगों के हाथों में आपने पूरे चुनाव का प्रचार अभियान सौंप दिया है जो सरेआम हत्या की बात करते हैं, बलात्कार की बात करते हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना कि राजनीति में इतनी छूट दी जाती है। और ऐसे हुड़दंगी, ऐसे तत्व जो कभी पत्रकारों पे हाथ उठाते हैं, कभी वो कलाकारों पे हाथ उठाते हैं। अभी आपने देखा राजदीप सरदेसाई के साथ में क्या हुआ है। तो ये जो लोग हैं, उन लोगों को आप शह देते हैं, हिंसा को शह देते हैं, और फिर आप कहते हैं हम गांधी जी को देवता मानते हैं। तो ये मजाक है। दोहरापन नजर आ रहा है। ये जो है, गांधी जी जिस तरह की अहिंसा की प्रतिमूर्ति थे, उनकी आपने हत्या कर दी, जिन लोगों ने भी की। लेकिन अब अगर आप ये सोचते हैं कि उस विचारधारा से आपका कोई लेना देना नहीं है, नाथुराम गोडसे जो है वो बिल्कुल अलग दुनिया का आदमी था, हम अलग दुनिया के आदमी हैं। ये डिस्कशन बिल्कुल राजनीतिक कोण की तरफ जा रहा है। आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप ये मानते हैं कि आप अपने आप को दूसरी दुनिया का साबित करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं हमारा किसी खून खराबे से कोई लेना देना नहीं था, हम तो गांधी जी के राज्य से आते हैं इसलिए गांधी जी के हो जाते, ऐसा नहीं है। आपकी राजनीति जो है वो इन नारों से मेल नहीं खाती है, क्योंकि आप उस राजनीति को अभी प्रोत्साहित कर रहे हैं जिससे हिंसा जुड़ी हुई है। इसलिए मैंने कहा था कि गांधी जी का नाम लेना एक बात है
और गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना दूसरी बात है। चलिए मैं बहस में वापस आती हूँ, वही बुनियादी सवाल दोबारा उठाती हूँ। मनोज कुमार झा, जब इस तरह के लोग बैठे हों जो कि बौद्धिक तरीके से बहुत मजबूत हों, तो शायद डिस्कशन जो है वो एक गाढ़े दिशा में चला जाता है, इसका खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन ये बताइए कि वापस अगर मैं आपको लाना चाहूँ बहस में और वो शुरुआती सवाल उठाऊँ और इस मिशन के ऊपर सिर्फ अगर बहस को फोकस रखने की हम कोशिश करें, इस बात से बिना इनकार करते हुए कि इसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू जरूर है, तो ये बताइए कि जो ढांचा बनाया गया है वो आपको किस तरह का नजर आ रहा है? क्या लोगों में बर्ताव के तौर पर तब्दीली आएगी? अगर ऊपर से आवाज आती है, संदेश आता है, तो क्या नीचे तक जो सिस्टम है वो बदल सकता है? सर्वप्रथम आरफा जी ये बताऊं, बहुत विचित्र दौर में हम रह रहे हैं, जहां अगर थोड़ा भी आलोचनात्मक आपने रुख अख्तियार किया तो लोग आपको सिनिक मानने लगते हैं और समझते हैं कि आप तो परपेचुअल सिनिसिज्म में रहने वाले लोग हैं। इस दौर में रहने के बावजूद मैं कहूं, आज मैंने अपनी एक क्लास में एक स्टूडेंट को, जब ये मुद्दे हम डिस्कस कर रहे थे, क्या वजह है कि सफाई कर्मचारी चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हो या परमानेंट हो, आज तक ये जातिगत ढांचा तोड़ नहीं पाया है? क्यों? क्या हमारे आज का युग पता भी है कि क्यों सिर्फ इन जातियों से ही फीडिंग होती है सफाई कर्मचारियों को? अगर ऊपर से स्वर आना चाहिए तो आमूल चूल परिवर्तन का स्वर आना चाहिए। हमारी दिक्कत है फोटो अपॉर्चुनिटी से, हमारी दिक्कत है शोमैनशिप से, हमारी दिक्कत है कि जहां आप आधारभूत ढांचे में जहां बदलाव की बात होती है आप चुप्पी साध जाते हैं। गांधी तो टोटल इमेंसिपेशन की बात करते थे, आप क्यों नहीं टोटल इमेंसिपेशन की बात करते हैं? मैंने इसलिए कहा कि मुझे विरोध नहीं है, आप स्वच्छ भारत अभियान को शुरू करिए, लेकिन जरा उन कैटेगरीज में जाके देखिए कि आपके इस तबके में, इस पेशे में क्यों आज भी आप जब एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, तमाम वो लोग जो बहुत प्रगतिशील अपने को कहते हैं वो भी इसका जवाब नहीं ढूंढ पाते हैं। एक सरकार के सरोकारों में होना चाहिए कि इस तरह की जो खामियां हैं हमारी संरचना में, इसको दूर करिए, तब शायद गांधी को ट्रिब्यूट होगी। बावजूद इसके कि आपकी प्रारंभिक विचारधारा गांधी के बारे में दूसरी थी, गांधी का हृदय बहुत विशाल है, वो अभी भी माफ करने को तैयार प्रोफेसर झा, आप ये कह रहे हैं कि काफी टोकनिज्म नजर आता है इसमें आपको, और आप ये चाहते हैं कि पूरा सिस्टमेटिक जो चेंज है वो होना चाहिए, पूरा आधारभूत तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज आप चाह रहे हैं जी। लेकिन ये बताइए कि क्या ये शुरुआत ठीक नहीं है? क्या उस दिशा में नहीं है ये? मैं बार बार, असल में राहुल भाई समझ गए कि हम लोग सब मिलकर के अलग विमर्श कर रहे हैं। हमारा मानना है कि पिछले 3-4 महीनों में मैंने कई ऐसे मुद्दे देखे हैं जहां सरकार की कोशिशें शुरू होती है लेकिन गांभीर्य का अभाव होता है। कोई भी नीतिगत निर्णय, कोई भी पहल एक निरंतरता में होनी चाहिए। उसमें आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लोग डिस्क्रिमिनेशन को भी जस्टिफाई करते हैं। आपको वैसे समाज में आंदोलन, जो सामाजिक आंदोलन हो, उसका सत्ता के साथ सरोकार हो और तब जाकर के बदलाव संभव होगा। सिर्फ एक तस्वीर आ जाए, ट्विटर पे चला जाए, एएनआई पे चली जाए, टेलीविजन मीडिया में चले, मैं समझता हूं कि हम बात करेंगे 1 महीने बाद वो तमाम झाड़ू वाली तस्वीरों का क्या हुआ। बिल्कुल, मैं आती हूं चंद्रभान जी आपकी तरफ, लेकिन राहुल देव से जरा मैं एक सवाल ले लेती हूँ। राहुल देव, ये बताइए कि फिलहाल इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की खबरें तक छप चुकी हैं कि भारत में गंदगी को लेकर कहीं ना कहीं एसोसिएट किया जा रहा है। चंद्रभान इस बात को लेकर दुखी हैं कि दलित समुदाय को जो है एसोसिएट किया जाता है, लेकिन अगर इंटरनेशनल स्तर पर देखें तो भारत की गंदगी की चर्चा काफ़ी देखी गई है कि यहाँ मोबाइल फोन की तादाद ज़्यादा है बजाय टॉयलेट्स के। जिस तरह से जो फोकस हो रहा है इस पूरे मिशन का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैला ढोने को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन जो टॉयलेट बनाने को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। हालांकि हम जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्याओं के तौर पर जो पानी है उसकी कमी देखी गई है, चाहे वो वेस्टर्न टॉयलेट्स हो या इंडियन हो। आरिफा, मैं संयोग से ये जो काम है सफाई का, यूनिसेफ हो या बाकी और संस्थाएं हैं, मैं उनके साथ इस काम से और इस भाव से और इस विचार से जुड़ा हुआ हूँ पहले से। मैं एक ऐसी कंपनी से भी जुड़ा हूँ जो ड्राई टॉयलेट्स बनाती है, जो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके गाँवों के लिए और कम खर्चे में टॉयलेट बनाती है। तो ये बहुत गंभीर सवाल है। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि इस मुद्दे की गंभीरता को समझने में हमारी देश की सरकारों ने इतनी देर क्यों लगाई और इसको पहले राष्ट्रीय अभियान क्यों नहीं बनाया गया। मैला ढोने वाली प्रथा अपनी सारी कोशिशों, कानूनों के बावजूद आज भी कुछ हिस्सों में कलंक के तौर पे मौजूद है। ये भारत का एक, कह लें कि चलता हुआ कलंक है और इसको दूर करने की सारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन
सिर्फ 60 साल में हम सिर्फ 30 करोड़ टॉयलेट बना पाए हैं घरों में, वो भी शहरों में ज़्यादा है, गाँव में। तो आपने जैसे खुद कहा कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें सारे वर्ग और सारी जातियाँ शामिल हैं, जो सचमुच मानते हैं ये कि ये बाहर खुले में शौच करना ही, ख़ासतौर पे गाँव में मैदान जाना, ये ज़्यादा स्वस्थ काम है। उनके मन में यह है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन उनको नहीं पता, एक जानकारी का अभाव है कि इससे कैसी बीमारियां होती हैं, इससे मिट्टी खराब होती है, बच्चों को इससे कितना ज़्यादा नुकसान होता है, कैसी बीमारियां पैदा होती हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर इस देश को सबको एक जानकारी जो देनी चाहिए थी, ये अब तक नहीं हुआ। तो अगर उसकी मैं कहूँगा कि आधी ईमानदारी और आधी राजनीति से भरी कोशिश हो रही है तो भी ठीक और है। कुछ देर वो चलती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। ये जो फोटो खिंचाई जा रही हैं, ये मेरे लिए भी उतनी ही हास्यास्पद हैं जितनी हमारे किसी भी मित्र के लिए। ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो मंत्री गंभीरता दिखाना चाहते हैं वो 1 महीने तक रोज सुबह अपने दफ्तर में ये टॉयलेट साफ करें, कॉरिडोर नहीं, बरामदे नहीं, और कोई फोटो न खिंचाएं। तब हम मानेंगे कि वो सचमुच गंभीर है। आप बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन चंद्रभान कुछ कहना चाहते हैं। समय बहुत कम है मेरे पास, लास्ट 1 मिनट बचा है। शुरुआत का तो स्वागत करें। जी बिल्कुल, शुरुआत का स्वागत होना चाहिए। शुरुआत जो है सिनिसिज्म के साथ कर रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं, हम तो पहले ही लेकिन स्वागत आप किया। सिनिसिज्म भी साथ में लेके आ रहे हैं। नहीं, हम तो ये कर रहे हैं। 2008 में हमने 2 शॉपिंग मॉल्स गाजियाबाद के और 1 नोएडा का हमने स्टडी किया। उन शॉपिंग मॉल्स में मेजोरिटी ऑफ जो क्लीनर्स हैं, जिसको बोलते हैं हाउस कीपिंग स्टाफ, अपर कास्ट के हैं। क्यों वहाँ पर अपर कास्ट के हैं और सरकारी हॉस्पिटल में क्यों सब एक दलित समाज के हैं? वहाँ का हाउस कीपिंग स्टाफ एक यूनिफॉर्म पहना है, बूट पहना है, मोजा पहना है, हाथ में ग्लव्स लगाए हुए हैं और स्प्रे मशीन उसके पास है क्लीन करने के लिए। तो उसमें अपर कास्ट के लोग भी जा रहे हैं। नहीं, और इसमें फास्ट फूड आप उसमें जाइए, जॉइंट्स में जाइए, तो वहां पर तो बाकायदा पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लड़के लड़कियां काम करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वैसा ही क्यों नहीं पूरे देश में सरकारी अस्पतालों और सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है जो प्राइवेट में हो रहा है? बहुत बुनियादी और गंभीर सवाल है। बिल्कुल आखिरी बात ओम थानवी जी, क्या अगले 5 साल तक आपको लगता है कि ये पूरा जो मोमेंटम तैयार किया गया है सस्टेन कर सकता है? बिल्कुल सहमत हूँ। नहीं, जी ओम थानवी जी, अगर चाहे नरेंद्र मोदी तो कर सकते हैं, क्योंकि उनमें संकल्प शक्ति है। और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ होगी। लेकिन अब जो राहुल जी ने कहा कि महीने भर तक जो है वो लोग ऐसा करके दिखाएं, तो मैं कहूँगा कि जब आप गांधी जी का नाम लेते हैं तो पहले तो आपकी वेशभूषा, आपका आचरण, वो भी उनसे मेल खाते हुए होना चाहिए। आप बहुत लगदग चकाचक जैसे फैशन परेड में चलते हों और उसके बाद झाड़ू लेकर के आप जाएं तो संदेश जो है वो ठीक से जाता नहीं है। और एक बात मैं कहूँ, मैं राहुल जी की बात से इत्तेफाक करता हूँ, और डॉक्टर साहब ने जो कहा, ये जो मशीनीकरण बहुत ज्यादा जो है, ये भी कोई गांधीवादी काम नहीं होगा। मैं जापान से आया और वहाँ पे मैंने कमोड देखा, हमने देखा कि तो बड़ी अच्छी तकनीक है, उसमें गर्म पानी भी, ठंडा पानी भी। यहाँ मैंने बाजार में जाके पूछा, 2 लाख रुपए का था। तो तकनीक जब आती है, ये हिंदुस्तान के लिए कहना आसान है। आप इतनी ऊर्जा लेकर के और आप सोचें कि गांव-गांव में आप वैक्यूम वाले ट्रक जो पहुंचा देंगे, ये उचित नहीं है। कुछ अपनी जो पुरानी पारंपरिक चीजें हैं उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन सफाई करने का काम एक समुदाय का है। इस चीज को जो है इससे उठने की जरूरत है। बिल्कुल ओम थानवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रभान प्रसाद, राहुल देव, प्रोफेसर झा। तो साफ तौर पर अगर जिस तरह से राहुल देव की अगर बात को ही लिया जाए, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ राजनीति है और कुछ ईमानदारी है, फिर भी शुरुआत के तौर पर बुरा नहीं है। उम्मीद हम यही करते हैं कि जब ऊपर से प्रधानमंत्री के दफ्तर से आवाज़ आई है, तमाम मंत्रालय उनके साथ जुड़े हुए हैं, NGO जुड़े हुए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर भी साथ है, तो शायद आम लोगों के बर्ताव में भी कुछ बदलाव की उम्मीद हम कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।